तो भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हमारे आज़ादी के साथ ही द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत पाकिस्तान का भी जन्म हुआ था। लेकिन वर्तमान में यदि आप पाएंगे तो आज पाकिस्तान जिस तरीके से एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है और वहीं भारत एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। दोनों की यात्रा साथ प्रारंभ हुई थी, लेकिन आज पाकिस्तान इस बदहाल स्थिति में है कि वहाँ पर लोग भूखों मर रहे हैं। एक कोई भी आपदा आ जाती है, उसके बाद संकट इतना गहरा हो जाता है कि विश्व के विभिन्न देशों से लगातार डिमांड की जाती है, डोनेशन मांगा जाता है और स्थिति भय से भयावह होती चली गई है। तो ऐसा क्या हुआ कि 75 वर्षों में भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ गया? और ऐसा क्या पाकिस्तान के साथ हुआ पिछले 75 वर्षों में कि पाकिस्तान की स्थिति बदहाल हो गई और बदतर होती चली गई? इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आज के सेशन को मैं पूरी तरीके से आपके इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड लूंगा ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से 75 वर्षों में भारत जैसा देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ गया और पाकिस्तान जैसा देश आज तबाही के कगार पे है। समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वर्तमान में यदि पाकिस्तान की समस्या आप देखें, जिस तरीके से उसने आतंकवाद को जन्म दिया, और वो आतंकवाद राज्य प्रयोजित आतंकवाद है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जो भारत के खिलाफ या उससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के द्वारा रचा गया, चाहे वो अमेरिका के सहयोग से, लेकिन सब में पाकिस्तान की पूर्ण सहमति रही। और आज वो कश्मीर के मुद्दे से लेकर भारत को अस्थिर बनाने में टेररिज्म का प्रयोग करता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उससे भारत पीड़ित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान स्वयं पीड़ित है। पिछले 2002 से यदि हम देखें तो एक युद्धग्रस्त देश में बदल चुका है पाकिस्तान, और वहां के आर्थिक विकास में जो आज आर्थिक बदहाली है, उसका भी सबसे बड़ा बाधक वहां पे आतंकवाद ही है। विश्व के कोई भी देश वहां पे निवेश नहीं करना चाहता है। पाकिस्तान एक ऐसे ऋण पास में बंध चुका है जिसको तोड़ पाना उसके लिए लगभग असंभव हो चुका है। तो आतंकवाद से लड़ने के लिए आज के टाइम पे पाकिस्तान का बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च हो रहा है और विश्व में एक नकारात्मक छवि बन चुकी है। उसको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, कभी ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, कभी उसके ऊपर जो अमेरिका जैसे देश जो पहले उसको बड़े स्तर पे फंडिंग करते थे, वो फंडिंग बंद कर दी जाती है। तो स्थिति उसकी भय से भयावह हो चुकी है। आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि भाई हालिया हालात क्या हैं पाकिस्तान के आर्थिक स्तर पे। अभी देखिए, पिछले कुछ महीनों पहले ही ये आप देख सकते हैं तस्वीर, जहां हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। अभी हाल ही में कुछ कमेंट आए, कुछ बयान आए, जिनसे हमें पता चला कि पाकिस्तान की स्थिति खराब है। ये पाकिस्तान के एक मिनिस्टर है जिनका नाम है एहसान इकबाल। अभी इनका हाल ही में एक बयान आया था कि पाकिस्तान के लोगों को प्रतिदिन के स्तर पे चाय पीना कम कर देना चाहिए, चाय पे बैन लगा देनी चाहिए। रीजन बहुत सारे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। पाकिस्तान विश्व के प्रमुख चाय आयातक देशों में से है। लगभग $600 मिलियन हर साल चाय को आयात करने में। वहां पे चाय कोई नेचुरल तौर पे, जैसे भारत उत्पादक भी है और एक्सपोर्ट भी करता है और कंज्यूम भी करते हैं। हम बहुत बड़े उत्पादक भी हैं, बहुत बड़े उपभोक्ता भी हैं और निर्यात भी करते हैं हम, यदि बच जाता है तो। लेकिन भारत विश्व का एक बड़ा उत्पादक राष्ट्र के तौर पे है चाय के। लेकिन पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, बहुत बड़ी संख्या में फॉरेक्स रिजर्व उसका चाय पे जाता है। इसके अलावा अभी अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से आज पाकिस्तान एक ऋण पास में फंस गया। ऐसी क्या गलतियां हुई 75 साल में कि ये देश फंसता चला गया। जबकि आज़ादी के समय 1947 में यदि हम भारत और पाकिस्तान दोनों की तुलना करें तो आप पाएंगे कि पाकिस्तान की ग्रोथ बहुत अच्छी थी। वहां पे जो विनिर्माण कार्य हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था, वो बहुत बेहतर स्थिति में था। लेकिन 1958 से बदल गया, बहुत चेंजेस आए, उसको हम समझेंगे सारी चीजों को। तो अभी एक बयान ये आया था, ये जून 2022 का बयान था, यानी स्थिति खराब हुई। इसके अलावा अभी हाल ही में एक पाकिस्तान में पेपर क्राइसिस देखने को मिला। और पेपर क्राइसिस इस स्थिति में था कि पाकिस्तान के द्वारा जो मौजूदा शैक्षणिक सत्र चल रहा है, उस शैक्षणिक सत्र के लिए अपने देश के छात्रों के लिए कॉपियां तक प्रिंट करने के लिए पैसे नहीं है। यानी एजुकेशन की हालत इतनी खस्ता हो गई कि एजुकेशन के लिए वहां पे पेपर इंपोर्ट करने के लिए पैसा इतना कम है कि जो शैक्षणिक सत्र को भी बाधक के तौर पे, यानी पेपर के लिए बहुत बुरी स्थिति बन चुकी है। इसके बाद अभी
हाल फिलहाल में पेपर क्राइसिस के अलावा भी यदि आप पेट्रोल का प्राइस में अभी आपको लेटेस्ट बताता हूँ, ये जुलाई का डेटा है, बाकी अभी स्थिति मतलब हाल फिलहाल की जो भी है, अभी वहाँ पे जो पेट्रोल है लगभग अभी भारत में देखें तो 100 के आसपास पेट्रोल का प्राइस चलता है। पाकिस्तान में पेट्रोल आपका 248 रुपए पर लीटर तक पहुंच चुका है। मतलब आप एटलीस्ट इससे आइडिया लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन पाकिस्तान में हो गई होगी। अभी पिछले कुछ महीनों पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह पता चला कि पाकिस्तान के पास विश्व से आयात करने के लिए सिर्फ 2 महीने के लिए पैसा बचा है, फॉरेक्स रिजर्व बचा है। जैसे श्रीलंका की हालत आप लोगों को पता है कि श्रीलंका एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और इस समय कंडीशन बहुत खराब हुई, पॉलिटिकली वहां पे बहुत सारे लोग सड़क पे उतर आए। कुछ उसी कंडीशन में पाकिस्तान भी है। अभी यदि देखें, मैं रिसेंट सिनेरियो बताऊं, पिछले कुछ दिन पहले यानी 1, 2, 3, 4 दिन पहले ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर गोली चली और 3 गोलियां मारी गई। वो तो बच गए, नहीं तो पाकिस्तान में एक बड़ा सिविल वार हो जाता, गृह युद्ध हो जाता समर्थकों के बीच में। यदि किसी तरीके से कोई क्षति हो जाती तो कानून व्यवस्था लचर है, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम लचर है। देश में इस समय यह कंडीशन है कि बोला जा रहा है कि भाई दफ्तर बंद कर दीजिए, बिजली नहीं है। बिजली की इतनी बुरी हालत है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद है। वर्क फ्रॉम होम की बात की जा रही कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, घर से काम करिए। और अर्थव्यवस्था में जब तक विद्युत नहीं होगी, फ्यूल नहीं होगा, ईंधन नहीं होगा, तब तक तो संभावना ही नहीं कि इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी। तो कंडीशन इस कंडीशन तक है कि यहाँ पर बिजली की बहुत बिजली संकट है। घंटों लाइटें नहीं रहती हैं, 2-2 दिन, 4-4 दिन, 10-10 दिन वहाँ के लोग जो है विद्युत से जो है प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद जो है पाकिस्तान में अभी फ्लड आया था, बाढ़ आया था, आपको सभी को पता होगा। उस बाढ़ में कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोगों की स्थितियां बहुत खराब हो गई, लोग बेरोजगार हो गए। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी वर्ल्ड लेवल पे फंडिंग की बात की गई कि पाकिस्तान की मदद करने के लिए पूरे विश्व समुदाय को आगे आना चाहिए। तो एटलीस्ट मतलब ये कंडीशन है कि वहाँ पे किसी भी तरीके का यदि डिजास्टर आ जाता है तो उसके लिए कोई रेस्क्यू प्लान नहीं है पाकिस्तान के पास, और उस रेस्क्यू प्लान के अंतर्गत देश के नागरिकों की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। अब ये सब क्या है, ये क्यों हुआ, क्या कारण हुआ, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी आपको पता होगा पाकिस्तान में क्रिकेट एक बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से उसको राइवल बना दिया गया है, खासकर जब इंडिया और एक बड़ा क्रेज है, चलो खेल के प्रति क्रेज होना चाहिए, बट जब कभी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो अपने आप में पूरा पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इसी धुन में रहता है। भारत में भी एक क्रेज है, ठीक है, एक खेल के तौर पे हम इसको ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको मैं बताऊं, यदि भारत चाह ले तो पाकिस्तान का खेल चंद दिनों का है, मतलब पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा, क्रिकेट ही खत्म हो जाएगा। कैसे? पाकिस्तान का जो क्रिकेट चलता है उसकी पूरी कंप्लीट फंडिंग आईसीसी से आती है, आईसीसी की फंडिंग पे चलता है, और आईसीसी में फंडिंग करने वाला देश भारत है। यदि भारत आईसीसी को ये कह दे और या भारत फंडिंग रोक दे तो समझिए पाकिस्तान की हालत वहीं से क्रिकेट उसका खत्म हो जाएगा। तो चाहे जो भी वहां पे स्थिति हो, किसी ना किसी देश के ऊपर निर्भर ही है वो। ठीक है, अब कंडीशंस क्या है, एक बार हम समझते हैं कि पाकिस्तान ऋण 5 तक कैसे आया। आज कितना कर्जा है पाकिस्तान के पास, मैं आपको एक बार इसका कर्ज बताता हूं। लगभग 130 बिलियन डॉलर के आसपास पाकिस्तान के पास कर्जा है, 130 बिलियन डॉलर। ठीक है, अब मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कर्जा आया कहां से और कैसे इस कर्जे की भरपाई हो पाएगी और कैसे चीज होगी। देखिए, सिंपल सा चलते हैं। देखिए, पाकिस्तान की कंडीशन आजादी के बाद बहुत अच्छी थी, बेहतर था, इकोनॉमी बहुत बढ़िया से चल रही थी, लगभग 8% की ग्रोथ रेट चल रही थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहे थे, रोड बनाए जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन एक सैन्य तख्ता पलट होता है 1958 में और अयूब खान वहां पे प्रधानमंत्री के रूप में आ जाते हैं। देखो, पाकिस्तान के शायद प्रेसिडेंट के तौर पे आते हैं। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि वहां पे आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाया है। या तो सेना के द्वारा सैन्य तख्ता पलट कर दिया गया है, तो प्रधानमंत्री को निपटा दिया गया है। लोकतंत्र पूरी तरीके से वहां पे कोलैप्स रहा है। यहां तक जो पाकिस्तान 1947 में बना था उसका रूप आज वर्तमान में नहीं है, वो हिस्सा ही खत्म हो गया, वो भी अपने एक सिविल वार के तौर पे पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया। वो एक अलग कंडीशन, उस पर बाद में जाएंगे। तो जब आयूब खान आए उसके बाद स्थिति बदतर होने लगी। कारण क्या था? उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय, उनके द्वारा लिए जाने वाले डिसीजन, ऐसे निर्णय उन्होंने लिए। उन्होंने क्या किया? देश के विकास का माध्यम बनाया ऋण को, लोन को।
और लोन को इस तरीके से बनाया कि आईएमएफ से, समझिए, आईएमएफ से लगभग पाकिस्तान ने अभी तक 22 बार ऋण ले चुका है। 20 टाइम ऋण आईएमएफ से लिया जा चुका है। बहुत बड़ी मात्रा में ऋण आईएमएफ का है। आईएमएफ के अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया जा चुका है, वर्ल्ड बैंक से लिया जा चुका है। तो लगातार ऋण लिया गया इन देशों से। और आपको पता होगा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक लगभग 3 से 3.5% के ऋण पे आपको ब्याज दर पे दे देता है पैसा, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से खूब पैसा लिया इन्होंने, ठीक है। पैसा लेना कोई बुरी बात नहीं है, भारत सरकार भी खूब पैसा लेती है, लेकिन पैसा लेने के बाद आप उसे लगाओगे कहां? मान लीजिए आप लोग के घरों से पैसा आता है, पिताजी कहीं से ऋण लेकर के देते हैं। यदि आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, सब कुछ करोगे, तो कल के दिन आपका सिलेक्शन हुआ, कल के दिन सफल हो गए, तो आप उस पैसे को वापस कर दोगे। अब घर से पैसा आ रहा, आप यहाँ पे पी करके फ्री हैं, है ना, नशे में आप फंस गए, पढ़ ही नहीं रहे हैं, पैसा किसी और चीज में वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? एटलीस्ट आप किस कंडीशन में चले जाएंगे, है ना, फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो पाकिस्तान ने ऋण तो लिया, खूब पैसा लिया, पर ऋण का प्रयोग कैसे किया? क्या शिक्षा में ऋण का प्रयोग किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया। क्या स्वास्थ्य में प्रयोग किया गया? नहीं किया गया। क्या स्किल डेवलपमेंट में किया गया? नहीं किया गया। क्या अवसंरचना निर्माण में किया गया? नहीं किया गया। तो इन सब में पैसा नहीं खर्च किया गया। पैसा खर्च कहां किया गया? आर्मी, मिलिट्री डेवलपमेंट पे। 1948 पे जब जम्मू कश्मीर वाला मैटर बना, उसके बाद भारत के साथ भिड़प हुई, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पे अवैध कब्जा किया, और उसके बाद से उसने मिलिट्री डेवलप करने लग गया कि किसी तरीके से भारत के ऊपर हावी होना है तो मिलिट्री डेवलप होनी है। दूसरी, जब नैम की बात हो रही थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात हो रही थी, कोल्ड वार की बात हो रही थी, तो पाकिस्तान अपना पटला अमेरिका के साथ झुका बैठा, और अमेरिका के साथ साथ एक तरीके से अमेरिका उसका यूटिलाइज करने लगा, यूज करने लगा अफगानिस्तान के खिलाफ, रसिया के खिलाफ। इन सब तरीके से वो एक ऐसे ट्रैप में फंस गया कि उसकी विदेश नीति कोलैप्स होने लग गई। तो शुरुआती खर्चा सारा उसका किस पे होने लगा? सेना पे। एक तो दूसरा, उसका जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको भी मेंटेन करने के लिए एक बड़ी मिलिट्री उसे रखनी पड़ती थी। इसके अलावा इधर पश्चिमी पाकिस्तान में भी। इसके बाद 1948 की झड़प, 1965 में भारत के साथ झड़प किया, 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया, लेकिन 1971 में पाकिस्तान ने अपमान झेलना पड़ा। एक पाकिस्तान का हिस्सा तो चला ही गया, लेकिन 90,000 सैनिक जो बंदी बनाए गए, उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को और पावरफुल बनाने की कोशिश की। यहां तक तो बात ठीक रहती, लेकिन जब लोकतंत्र में वहां के राष्ट्राध्यक्षों की कोई भूमिका नहीं रह जाती, वहां की सेना ही सर्वोपरि हो जाती है, वहां पे गुप्तचर एजेंसियां सर्वोपरि हो जाती है, तो देश के निर्णय जो होते हैं वो जनता के प्रति नहीं होते हैं, बल्कि वो देश में तो सेना एक लायबिलिटी है, उत्तरदायित्व है। सेना जरूरी होती किसी भी देश के लिए, लेकिन यदि आप शांति नहीं रखेंगे, निर्णय सेना के द्वारा लिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पे वो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। तो मिलिट्री पे खर्च हुआ, और जो ऋण इन्होंने ले रखा था उसके ब्याज देने पे लगातार खर्च किया इन्होंने, उसका ब्याज ही भरने पे, ब्याज मूलधन भरने पे खर्च किया। और इसके बाद में इन्होंने टेररिज्म फंडिंग करने लग गए, आतंकवाद को प्रश्रय देना चालू कर दिया। तो पहले आतंकवाद को बढ़ाने में पैसा खर्च किया, और फिर आतंकवाद उन्हीं पे जब हावी होने लगा तो उससे निपटने में पैसा खर्च किया। तो जितना कर्जा लिया उस कर्जे को खर्च यहां किया। ठीक, अब समझने का प्रयास करिएगा, इससे आपको पाकिस्तान की असलियत पता चल जाएगी। उसकी प्राथमिकताएं सारी की सारी क्या रही? ये तीनों रही, और ये प्राथमिकताएं वो कभी बदलने को तैयार नहीं हुआ। किसी मौके पर उसने अपने आप का रिव्यू ही नहीं किया। परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ? विदेशी निवेशक आने बंद हो गए। कोई भी विदेशी निवेशक पाकिस्तान में आना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी छवि बहुत खराब है। कभी इसी कारण से कोई रोजगार नहीं पैदा हो पाया वहां पे। ऋण जाल में पाकिस्तान फंसता चला गया। अब ऋण को पूरा करने के लिए और ऋण चाहिए था। मान लो आपने कर्ज ले रखा और कर्जदार आपके सर पे बैठे हो, तो आप क्या करोगे? कहीं और से जुगाड़ करोगे कि भैया इसका ले लेते हैं, उसको वापस कर देते हैं। तो अब कोई देने वाला तैयार नहीं था इंटरनेशनल लेवल पे, तो फिर दूसरा खिलाड़ी उसके ऊपर, उसका सहयोगी जो विश्व को एक तरीके से ऋण पास में ट्रैप करता है, वो ये है। ये देखिए, ये है चाइना। चाइना विश्व में बहुत महंगा ऋण देता है। लगभग जहां वर्ल्ड बैंक 3 से 3.5% ब्याज दर पे ऋण देता है, वहीं चीन के द्वारा 6 से 6.5% पे ऋण पे ब्याज दिया जाता है। साथ ही यदि कोई प्रोजेक्ट लगेगा, चीनी कंपनी को प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। साथ ही वहां पे रोजगार के लिए वहां के लोकल लोग ना होके चाइना के लोग वहां पर पहुंचेंगे। इस तरीके की कई सारी चीजें
पॉलिसी डेवलप हुई। तो ऋण को भरने के लिए और ऋण लिया गया, और ऋण लेने के लिए एंट्री हो गई चीन की। जब चीन से ऋण लिया गया तो ये बहुत महंगा ऋण था। अब यहां पे जो भी प्रोजेक्ट लगे वो सब चीनी कंपनियों को मिले, चाहे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो, चाहे ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने की बात हो, चाहे वो आपका गिलगिट बाल्टिस्तान में लगे हुए प्रोजेक्ट की बात हो। तो चीन ने बहुत सारे एरिया लीज में ले लिए। जब ये ऋण भरने में असफल हो गया तो चाइना ने कहा भैया मुझको लीज में चाहिए। आप खुद सोचिए, आप कार लोन लेंगे, आप होम लोन लेंगे, लोन नहीं भर ले जाएंगे, बैंक क्या करेगा? कार उठा ले जाएगा, है ना। जिस घर में आपने लोन लिया होगा उस पे ताला लगा जाएगा। तो पाकिस्तान की लैंड को लीज पे ले लिया चाइना ने, और वहां पे चाइना टाउन भी डेवलप करने लगा है, वहां पे चाइनीज बस्तियां डेवलप करने लगा है। तो चीन ओवरऑल सारे के सारे रोजगार के अवसर, इससे भी कोई बेनिफिट यहां पे चीन के द्वारा पाकिस्तान का शोषण किया जाने लगा, और अभी भी इस चीज को पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है। तो रोजगार किसको मिला? चीनी नागरिकों को। कहां पे मिला? पाकिस्तान में। दूसरा एक चीज और समझने की पड़ेगा, पाकिस्तान के नागरिकों को रोजगार क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके पास स्किल डेवलपमेंट ही नहीं है। रीजन एक बार समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपको यहां पे कुछ तथ्य रख रहा हूं कि अभी पाकिस्तान की स्थिति क्या है। देखिए, ये कुछ स्थिति है 75 सालों में भारत और पाकिस्तान को समझेंगे आप, तो हमारी जो इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी लगभग 1700 अरब डॉलर की इकोनॉमी हो चुकी है। हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ चुके हैं, 5 ट्रिलियन का हमारा टारगेट है। वहीं पाकिस्तान अब देखिए कहां खड़ा है, 343 अरब डॉलर की इकोनॉमी है, उसकी जीडीपी है, ठीक है। इसके बाद यदि हम रक्षा बजट की बात करें तो भारत का रक्षा बजट है 5.25 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। जबकि हमारा बजट बहुत ज्यादा है, हमारा जीडीपी बहुत ज्यादा है, तो हम 5.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। वहीं पाकिस्तान के द्वारा 1.37 लाख करोड़ रुपए अभी भी सेना पे खर्च किया जाता है। क्यों? भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। एजुकेशन स्तर बहुत बुरा है, लगभग 58 से 60% लोग ही एजुकेटेड हैं, वो साक्षर हैं, साक्षर दर की बात कर रहे हैं। तो भारत में अभी 77% के आसपास लिटरेसी रेट आ चुका है, साक्षरता दर। तो यहां पे कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है, कोई भी विदेशी कंपनी आएगी तो रोजगार वहीं से लाना पड़ेगा। ऐसी कंडीशंस में पाकिस्तान शोषण का, आर्थिक शोषण का शिकार हो गया। चीन ने खूब ऋण दिया इसको, और वर्तमान में कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है पाकिस्तान की कि ऋण लेते लेते पाकिस्तान के पास 130 बिलियन डॉलर का ऋण हो चुका है। अब ऋण भरने के लिए फिर से ऋण लिया जा रहा है, लगभग 6 बिलियन का डॉलर का खर्च फिर से आईएमएफ से कर्ज के तौर पे फिर से पाकिस्तान ने झोली फैलाई है कि हमें कर्जा दे दो। ये कंडीशन है इसके ऋण फास में फैलने की। आपको जो भी रिसोर्स मिले उस रिसोर्स का आपने दुरुपयोग किया। 75 साल में एक देश ने सदुपयोग किया तो दूसरे देश ने दुरुपयोग किया। यह होता है जब आप दुरुपयोग करने के लिए जाते हैं तो रिजल्ट ऐसे कुछ निकल के आते हैं। तो पाकिस्तान आज किस में फंस चुका है? कर्जे में। कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है, पाकिस्तान का अब कुछ हो भी नहीं सकता है। लोग भूखमरी से परेशान हैं, कंडीशंस बहुत खराब हैं। और ऐसी कंडीशन में अब क्या होना चाहिए? एटलीस्ट अब पाकिस्तान के साथ क्या होगा तो पाकिस्तान इन चीज़ों को सुधार सकता है। देखिए, सबसे पहली बात, भारत के साथ जो उसने संबंध खराब कर रखे हैं। देखिए, पड़ोसी काम आता है, भारत कई जगह पे काम भी आया है। आज श्रीलंका संकट पे भारत खड़ा है, आज पाकिस्तान संकट पे भी भारत खड़ा हो सकता है, और पाकिस्तान के कई मैटर्स पे पूर्व में भारत खड़ा भी रहा है। लेकिन पहले पाकिस्तान को चाहिए कि भारत के साथ संबंध बेहतर करे। जो सेना में वो एक घुसपैठ वाला जो उसका मैटर है उसे रोकना पड़ेगा। जो आतंकवादियों के द्वारा स्टेट स्पॉन्सर्ड, तो सबसे पहले उसको अपनी पड़ोसी सीमाओं में से खासकर भारत के लिए एक बेहतर संबंध बनाने होंगे। उसके संबंध किसी से बेहतर नहीं है। अब तो अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, तो तालिबान को भी उसी ने एंट्री की, तालिबान को उसी ने प्रमोट किया। 1979 पे भी जब रशिया और अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा था तो ये तालिबान का जन्म पाकिस्तान के सहयोग से हुआ था। तो आज तालिबान सरकार के आने के बाद थोड़ा पाकिस्तान के अफगानिस्तान से संबंध बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जब लोकतांत्रिक सरकार थी बहुत विवादित थे संबंध, यानी अभी भी आतंकवाद को स्पॉन्सर्ड कर रहा है। दूसरा, ईरान के साथ संबंध अच्छे नहीं है, ईरान ने भी अभी एक एयर स्ट्राइक की थी, है ना। भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं है। तो पहले तो उसको अपनी पड़ोसी सीमाओं के साथ संबंध बेहतर करने पड़ेंगे, और कैसे होंगे? आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा पाकिस्तान को पूरी तरीके से। दक्षेस जैसा, सार्क जैसे संगठन को उसने तबाह करके रख दिया। क्यों? हर जगह पे एक ही राग अलापता है, कश्मीर विवाद, कश्मीर विवाद, कश्मीर मुद्दा। तो कश्मीर मुद्दे को भी ताक में रखनी पड़ेगी उसको, और भारत के साथ
इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के बात करना पड़ेगा। कश्मीर मुद्दे को हर बार यूनाइटेड नेशन में उठाना उसका एक मूर्खतापूर्ण कदम होता है। उसको पता है कि इस मुद्दे को भारत द्विपक्षीय तरीके से ही संभालेगा, तो भारत के साथ उस मुद्दे को द्विपक्षीय तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि भारत के साथ व्यवहार को खराब ना करे। एक जो सबसे बड़ी समस्या है पाकिस्तान में वो है करप्शन की। आप कई बार देखते होंगे, चाहे इससे पहले परवेज मुशर्रफ की बात रही हो, चाहे नवाज शरीफ की बात रही हो, जो भी प्रधानमंत्री आता है वो वहां पे इतने बड़े लेवल का स्कैम करता है और इसके बाद या तो उसको कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया जाता है, यहां तक कि जो है उनको डेथ सेंटेंसेस यानी कि मृत्यु दंड तक दिया गया है बहुत सारे उनको। 1947 से लेकर अब तक लगातार भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पे हो रहा है और एक राजनीतिक बहस का मुद्दा हो चुका है। कई प्रधानमंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके हैं। तो भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा, अपनी आबादी को स्किल्ड करना पड़ेगा। एजुकेशन ही हर समस्या का समाधान है। जब तक देश में कौशल नहीं आएगा, स्किल नहीं आएगा, तो कैसे कोई भी देश ग्रो कर सकता है। वहां का यूथ पूरी तरीके से बेरोजगार है। लगभग पाकिस्तान 63% युवा आबादी वाला देश है। जैसे भारत में 65% से ज्यादा युवा आबादी है, लेकिन लगभग पूरी आबादी बेरोजगार है। वहां पे 15% और उससे ज्यादा आयु वाले लगभग 50% से ज्यादा आबादी को बेरोजगारी की स्थिति में देखना पड़ रहा है। महिलाओं की स्थिति बहुत बदतर है। वहां पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, तो एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, रोजगार पे काम करना पड़ेगा, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन पे काम करना पड़ेगा। टैक्स की चोरी पाकिस्तान में एक बड़ा मुद्दा है। बड़े स्तर पे वहां पे टैक्स की चोरी होती है। बड़े बड़े जमींदार, व्यापारी, राजनेता या जितने भी निगम हैं वो अपने हिस्से का भुगतान सरकार को नहीं करते हैं। गरीबों की आय जो है कम होती है, लेकिन उन पे कर ज्यादा लगाए जाते हैं। तो कर जो अमीरों पे लगना चाहिए, अमीर भर नहीं रहे हैं। तो पाकिस्तान में आर्थिक प्रगति में कर की चोरी एक बड़ा समस्या है। उसमें पैसे का संकेंद्रण हो रहा है लगातार। जो है पाकिस्तान में अमीर परिवार कुछ ऐसे डेवलप हो गए हैं, शेष आबादी उन्हीं पर निर्भर है। लगभग 35% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे वहां पे जी रहे हैं। तो कंडीशन बहुत खराब है पाकिस्तान की, और इन कंडीशंस के लिए सबसे पहले अपने आप को एजुकेशन से, उसको जितना अब वो ऋण ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसमें एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। आतंकवाद को पूरी तरीके से फंडिंग देना बंद कर देना चाहिए। सेना से वहां पे एक राजनीतिक स्थिरता का माहौल विकसित करना चाहिए। सेना का जो स्वरूप है उसको कमजोर करना चाहिए, क्योंकि सेना का जब तक वहां पे प्रभाव रहेगा निश्चित तौर पे वहां पे शांति और अमन आ ही नहीं सकता है। क्योंकि सेना का माइंडसेट ही अलग है। वो डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, उनको युद्ध और सैन्य किसी तरीके से सैन्य तौर पे प्रभावी रखने का प्रयास होगा। तो ये बातें तो हमें लग रही कि ऐसे ऐसे कर देंगे, जबकि इतना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, भारत के साथ संबंध बेहतर करने पड़ेंगे, तब जाकर इन समस्याओं के समाधान की तरफ आगे कुछ हमें प्रभाव दिख सकते हैं। ठीक है, तो देश की आजादी के 75 वर्षों में एक देश तबाह होता दिख रहा है, एक देश आज विश्व का सबसे महत्वपूर्ण देश बन के उभरा है। उसके पीछे एक सफल नेतृत्व का भी योगदान होता है। जब लीडरशिप, यहाँ पे हर एक 2 साल बाद 3 साल बाद पॉलिटिक्स ही चेंज हो जाती है। एक विदेश नीति की रूपरेखा ही तय नहीं है। विश्व में कोई भी किसी भी तरीके से कोई एक, क्योंकि इसकी जो विदेश नीति है वो भारत विरोधी विदेश नीति है, उसको सिर्फ भारत का विरोध करना है। भारत की विदेश नीति विश्व सहयोगी विदेश नीति है। पूरे विश्व को सहयोग करना है और पूरे विश्व के साथ खड़ा रहना है, यह भारत की विदेश नीति है। तो जब तक अपनी विदेश नीति की पॉलिसी उसे भारत विरोधी बना के रखेगा तो, और क्योंकि भारत का प्रभाव इतना ज्यादा है कि विश्व पटल पे कहीं टिक ही नहीं पाएगा भारत के आगे, है ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी छवि ही बेहतर नहीं हो पाएगी। तो आज पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, आज पाकिस्तान भुखमरी के कगार पे है, आज पाकिस्तान आपदाओं के कहर के प्रभाव में है, आज पाकिस्तान विद्युत संकट के प्रभाव में है, और इन सब के कारण पाकिस्तान जल्द ही आर्थिक दिवालियेपन के कगार पे भी खड़ा हो सकता है, जिसको कोई भी देश ऋण नहीं देगा। और कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो ऋण चीन ने दे रखा है, चीन उसके ऊपर या उसके कई क्षेत्रों को कब्जा भी कर सकता है, और यदि यह हुआ तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। तो पाकिस्तान को चाहिए कि जल्द से जल्द भारत के साथ जो उसके रिश्ते बिगड़े हैं उनको सुधारने की तरफ प्रयास करे, ताकि चीन के प्रभाव को पाकिस्तान से हटाया जा सके, और भारत के लिए भी चिंता का विषय है। ठीक है, तो एटलीस्ट ये सारी चीजें 75 वर्षों में चीन ने की, भारत इसके जस्ट विपरीत रहा। हमने शुरू से ही एजुकेशन पे बात की, हमने आत्मनिर्भरता पे बात की, हमने एक स्किल डेवलपमेंट पे बात की। इस कारण से आज भारत की स्थिति वहां से बहुत बेहतर है। ठीक है, हेल्थ की बात की, आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर हमारा विश्व का सबसे बेस्ट है।
तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और हाल फिलहाल में जो कुछ भी आपको सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में ये हालत है, ये हालत है ना, गृह युद्ध जैसी स्थिति है, तो ये सारी स्थितियों का कारण वहां पे ऋण संकट ही है। जब पैसा नहीं होता, मैं हमेशा कहता हूं अर्थव्यवस्था के चारों तरफ सारी व्यवस्थाएं गुजरती हैं। जब तक आपके जेब में पैसा होगा तब तक लोग आपको पूछेंगे, पैसा नहीं होगा कोई नहीं पूछेगा आपको। तो एटलीस्ट एक देश के तौर पे भी आपके पास कुछ तो होना चाहिए। जब तक आपकी इकोनॉमी ही पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, तो अभी पाकिस्तान एक संकट के दौर पे गुजर रहा है। भारत के लिए अच्छा सिंबल नहीं है, क्योंकि लगभग 3000 से ज्यादा 3500 किलोमीटर की एक बॉर्डर जो है, 3500 किलोमीटर की बॉर्डर हम उसके साथ साझा कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में पूरी की पूरी बॉर्डर अस्थिर ना हो जाए, इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को भी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर डिप्लोमेटिक रिलेशन को फिर से रीस्टैब्लिश किया जाए, वहां की प्रॉब्लम के सोल्यूशन की ओर जाया जाए। देखिए, यदि आप देखेंगे भारत की विदेश नीति कभी ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान तबाह हो जाए। भारत बहुत प्रगति करे और पाकिस्तान, तो ये कभी भारत की विदेश नीति नहीं चाहती। पर भारत की विदेश नीति ये जरूर चाहती है कि भारत को अस्थिर बनाने वाले देशों के खिलाफ हम जो है पूरी तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। और उस नीति को पाकिस्तान जब तक नहीं त्यागेगा, जब तक पाकिस्तान के दिमाग में सिर्फ एक बात चलेगी कि जब तक वो भारत का विरोध नहीं करेगा तब तक उसके देश में वो, मतलब एक तरीके से जनता को मूर्ख बनाना है ना, कि भारत के खिलाफ बोल दीजिए, उससे देश को रोजगार मिल जाएगा क्या? तो ये वाली पॉलिटिक्स छोड़ करके डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स, रिलेशन को रीस्टैब्लिश करने की पॉलिटिक्स के तौर पे दोबारा पाकिस्तान को उभरना होगा। दक्षिण एशिया में भारत समेत 8 देश हैं जो कि सार्क में जुड़े हुए हैं। यदि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते बना लेता है तो ये 8 के 8 देश पाकिस्तान की मदद करने में वहां पर पूरी तरीके से मदद करेंगे और उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि उसके आर्थिक व्यापार में वृद्धि हो जाएगी और भारत के साथ आयात निर्यात भी एक प्रगति सीमा तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हालिया मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान में। अभी कंडीशन बहुत खराब है, इन्फ्लेशन 12.5% से ज़्यादा हो चुका है, चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं, जनता सड़क पे उतर चुकी है और अभी इस समय चुनाव का माहौल भी बना हुआ है। तो उस कंडीशन पे वहाँ पे लगातार कानून व्यवस्था भी बुरी स्थिति में देखी जा रही है। ये कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अपनी पहले वो बेसिक जो पॉलिसीज हैं उनको चेंज करे, जिसके कारण से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सके और इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार आएगा, रोजगार आएगा तो उसकी ऋण की समस्या का समाधान होगा। आज भारत ने यही तो किया है। विश्व में अपने देश के अंदर हम क्यों शांति बना के रखना चाहते हैं? क्योंकि निवेशक वहीं आएंगे और जब निवेशक आएंगे तो हमारे यहाँ के यूथ को रोजगार मिलेगा, सारी चीजें उपलब्ध हो पाएंगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी देश के तौर पे। पाकिस्तान को भी इसे सोचना पड़ेगा और भारत के साथ संबंधों को बेहतर करना पड़ेगा, तब जाके पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था रीस्टैब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो 75 वर्षों में भारत क्यों आगे रहा, पाकिस्तान क्यों पीछे रहा, इसके पीछे का मुख्य कारण ये था। ठीक।